नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। सरकार का प्लान क्या है? देश भर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक करके नए नए मामले सामने आ रहे हैं। कई राज्यों में परेशानी ज्यादा है। केंद्र और राज्य की सरकारें सतर्क हैं। लॉकडाउन के साथ जोन्स में भी और जो जोन्स में इलाकों और जिलों को बांटकर कोरोना के चक्र को तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन कोरोना है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब हालात ये है कि एक दिन में ही कोरोना के 6000 से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। ऐसे में सब पूछ रहे हैं कि सरकार का आखिर प्लान क्या है। जी हाँ, ये सवाल जनता पूछ रही है। हर आम और खास के दिमाग में आज ये सवाल जरूर आ रहा है। केंद्र और राज्य की सरकारों से वो पूछना चाहते हैं कि असल में मार्च के महीने में कोरोना की शुरुआत हुई। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मार्च के अंत में लॉकडाउन भी लगा दिया गया। पर एक तरफ लॉकडाउन बढ़ा तो दूसरी तरफ कोरोना के केस घटने की बजाय बढ़ना शुरू हो गए। लॉकडाउन पार्ट 1 के बाद इसका पार्ट 2 भी आया, फिर पार्ट 3 और पार्ट 4। अब केंद्र सरकार लॉकडाउन 5 पर विचार कर रही है, यानी लॉकडाउन 5 पर विचार हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर लॉकडाउन का सरकार का आगे का प्लान क्या होना चाहिए। आखिर सरकार के कौन से प्लान से कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि लॉकडाउन 5 को लेकर सोचना तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन क्या ये लॉकडाउन भी उतना कारगर साबित होने वाला है जितना पहले ये लॉकडाउन साबित हुए हैं? हम ये जरूर कह रहे हैं कि हमने कोरोना की रफ्तार पर जो है ब्रेक जरूर लगाने में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि अगर वक्त रहते ये फैसला नहीं लिया जाता तो आज मामले लाखों में पहुंच गए होते। लेकिन क्या वाकई ये पूरा सच है और क्या इतना कहने भर से ही हम अपनी इतिश्री कर सकते हैं? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि आज हर रोज ये दर जो है कोरोना संक्रमण की वो तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। जो मामले पहले 100-200 रोज के हिसाब से ऐसे आते थे, वो अब बढ़कर 5000 का आंकड़ा जो है वो पार कर चुके हैं। 6000 के करीब अब हर रोज संक्रमण के मामले आ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 6566 नए मामले कोरोना संक्रमण के सामने आए और 194 लोगों ने अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा दी है। मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। संक्रमण की दर भी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल यही कि अगर सरकार यहां पर रियायतें ज्यादा बढ़ा रही है, ढील दी जा रही है, तो फिर सरकार का आगे का प्लान क्या होना चाहिए? कैसे हम कोरोना की इस रफ्तार को रोक सकते हैं? क्या हम बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं? ये सवाल हम कई बार पूछ चुके हैं, लेकिन अभी तक वाजिब जवाब जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है कि सरकार का प्लान जो है वो कितना कारगर साबित होने वाला है और अब सरकार जो फैसला लेगी वो किस तरीके से कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाएगा। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए और बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सीमा गिल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मामलों के जानकार रोहित भयाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले सवाल मैं सीमा जी आपसे पूछना चाहूंगी, लॉकडाउन 4 भी अब खत्म होने वाला है और कुछ ही वक्त यहाँ पर कह सकते हैं कि अब बचा है लॉकडाउन 4 के खत्म होने में। आगे अगली तस्वीर आप कैसे देख रही हैं? सरकार का आगे का प्लान क्या होना चाहिए? कायनात, जिस तरीके से नंबर्स बढ़ रहे हैं चिंता का विषय है, लेकिन हमारे पास जनता के पास ये ऑप्शंस नहीं है। सरकार है जो कुछ चीजों पर प्लान कर सकती है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जिस तरीके से कल एक मैं वीडियो देख रही थी गुड़गांव का, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत फ्री हैंड हो गया है। मुझे लगता है जिस तरह की मुस्तैदी दिखनी चाहिए थी वो वापस मिसिंग होने लगी है। चीजों को ओपन थी वो कंटिन्यू रहनी चाहिए थी। सीमा जी, आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं मिल पा रही है उसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए, और अगर कहीं पे किसी तरह की हेल्प की जरूरत है जो पेशेंट्स के
नहीं, बीच में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, आपकी आवाज बहुत कट के आप हमारे पास पहुंच रही है। हम आपसे संपर्क दोबारा से साधेंगे। रोहित जी हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित जी, क्या लगता है मौजूदा हालात को देखते हुए तेजी के साथ नंबर तो बढ़ रहे हैं, संक्रमण के मामले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार की अभी जो एक प्लानिंग है वो पूरी तरीके से साफ नहीं हो पा रही है कि सरकार आखिर किस दिशा में आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम सभी रियायतें तो देना शुरू कर चुके हैं, एक एक करके चीजें भी खुलती जा रही हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, हमारे फैक्ट्रीज की बात हो। बिल्कुल सही बात है कि हम बहुत ज्यादा टाइम तक सब बंद नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर ये सब कुछ खोल दिया गया तो और कितनी चीजें जो हैं सफर करेंगी, खास तौर पे जिस चीज को बचाने के लिए हमने पिछले 60 दिन तक इतना ज्यादा सब्र किया, इतना ज्यादा तपस्या की, उस पर भी अब जो है कह सकते हैं कि अब सवाल या निशान लग जाएगा। जी कायनात जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है, फ्रैंकली स्पीकिंग उसकी कोई प्लानिंग समझ नहीं आ रही। ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार क्या कहना चाहती है और क्या संदेश देना चाहती है जनता के नाम। एक तरफ तो केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने गाइडलाइंस जारी कर दी कि ये खोलना है, वो नहीं खोलना, ये करना है, वो नहीं करना। दूसरी तरफ जैसा कि आपने भी कहा कि सब कुछ चूंकि उन्होंने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ दिया, तो सब स्टेट्स और सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से चीजों को कर रही हैं, बनिस्बत इसके कि एमएचए की गाइडलाइंस थी कि आप इसको डाइल्यूट नहीं कर सकते। मैं आपको कल का एग्जांपल दे सकता हूँ। सीमा गिल जी गुड़गांव की बात कर रही थी, मैं गुड़गांव में ही हूँ पिछले 2 दिन से, तो गुड़गांव के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ। जो यहाँ 3 व्हीलर्स का ट्रैफिक है, उस पे एक एक 3 व्हीलर में 7, 8, 9 लोग बैठते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल जाइए, हवा भी बात नहीं हो सकती वहां से। कल मैं डीएलएफ की एक सोसाइटी क्रेस्ट में गया हुआ था और वहां पे अपना वो क्लब वगैरह उनका देख रहा था जी। तो उनका हेयर कटिंग सैलून खुला हुआ था और लोगों के हेयर कट चल रहे थे अंदर। जहां तक मेरी जानकारी है, हेयर कटिंग सैलून अलाउ नहीं होना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट ने किया भी है, मेरी जानकारी गलत है, तो साइंटिफिक नजरिए से ये एक बहुत गलत अलाउंस है। देखिए, थिंग्स लाइक बार्बर शॉप्स और हेयर कटिंग सैलून्स आर वेरी इंटीमेट पर्सनल सर्विसेज। आप किसी इंसान के चेहरे और उसके बालों को हर सेकंड टच कर रहे हैं। वो एक हॉस्पिटल के डॉक्टर जितना क्लोज कांटेक्ट वाली चीज है। अब अगर आपने इवन पीपी भी पहन रखी है तो भी हर कुछ मिनट बाद आपके पास एक डिफरेंट कस्टमर आ रहा है और आप उसके फेस को टच कर रहे हैं। क्या आप गारंटीड हैं कि वो आपने किसी कस्टमर को इन्फेक्ट नहीं किया अगर बाय चांस आपके ग्लव्स के ऊपर कहीं से कोरोना आ गया है? तो ये सवाल है मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और ये सवाल है मेरा हरियाणा सरकार से, और ये सवाल है मेरा भारत सरकार से और उनके साइंटिफिक एडवाइजर से। जैसा कि मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है कि मुझे उनकी साइंटिफिक थॉट प्रोसेस पे से सहमति नहीं है काफी जगह। इस बात का एक और एग्जांपल 2 दिन पहले आया है। डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बन गए हैं जी। हम लोग सब डॉक्टर्स की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, और हम होप करते हैं कि इससे हिंदुस्तान में कोरोना की फाइट को एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी और एक बहुत बड़े लेवल पे हम लोग अपनी कामयाबी को ले जा पाएंगे। लेकिन WHO ने 2 दिन पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के विषय में कहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के सारे एक्सपेरिमेंट बंद कर दिए जाए। फ्रांस ने बंद कर दिया कल से। हिंदुस्तान में ICMR फिर भी कह रहा है आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दीजिए। सो कहीं ना कहीं WHO के हम एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होने के बावजूद WHO की गाइडलाइंस को खुद ही फॉलो नहीं कर रहे, तो ये एक पैराडॉक्स है कि हम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन जिसके हम चेयरमैन हैं उसकी बात को हम कह रहे हैं कि वो गलत कह रही है पहली बात से। तो इस तरह की जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की हैं, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट में से एक सेक्शन का लॉजिक ये है कि जी WHO ने मना किया है कि जो आप संक्रमित मरीज हैं या ऑलरेडी जिनको डिजीज हो चुकी है उन पे मत दीजिए, और हम तो कह रहे हैं प्रोफाइलैक्सिस के लिए दीजिए ताकि वायरस सेल्स में ना जा पाए। ये एक तर्क जो है वो मेरी नजर में सामने आया है। लेकिन फिर भी
इस बात के बावजूद भी कहीं ना कहीं पैराडॉक्स नजर आ रहा है सरकार की अपनी पॉलिसीज के अंदर, जिसके 2 या 3 एग्जांपल्स मैंने आपको अभी दिए हैं। जी रोहित जी, यहाँ पर अगर इन सारी चीजों को भी हम देखें तो ये लापरवाही किस और इशारा करती है? क्यों इतने हम हर एक बिल्कुल। चीज से बेखबर होते जा रहे हैं? क्या हमने ये मान लिया है कि अगर यूरोपीय पश्चिमी देशों में डेथ रेट इतना ज्यादा जा रहा है, यहाँ तो फिर भी ना के बराबर है, तो इतना ज्यादा यहाँ के लिए हार्मफुल नहीं है कोरोना वायरस? क्या सरकार ये दिमाग में रख के सब चीजें चल रही है जो यहाँ पर अब हम इस चीज को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं? जी कायनात जी, मेरे मेरे हिसाब से मुझे 2 बातें यहाँ नजर आती हैं। एक तो जैसा आपने कहा कि हम लोग अपने डेथ रेट को वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर कर रहे हैं कि जी हमारे यहाँ नंबर ऑफ इन्फेक्टेड इतने कम है और नंबर ऑफ डेथ रेट्स इतने कम हैं, तो इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, गर्मी का मौसम आ गया है, मानसून भी आने वाला है एंड ऑल दैट। एक तो वो लॉजिक मुझे, एक तो वो थॉट प्रोसेस मुझे गवर्नमेंट का लग रहा है। इस थॉट प्रोसेस में एक छोटी सी कमी है जो मैं पहले भी पॉइंट आउट कर चुका हूं आपके प्रोग्राम पे कई बार, कि उन कंट्रीज ने एक पीक हासिल कर ली थी, वो पीक हासिल करने के बाद डिसेंडिंग मोड पे हैं अपनी पीक से। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उन लोगों ने ये शो कर दिया है वर्ल्ड को कि हमारे पास पीक के दौरान भी एनफ फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। हिंदुस्तान का मैटर अभी थोड़ा डिफरेंट है। हमारी अभी तक पीक ही नहीं आई है। जब हमारी पीक ही नहीं आई तो हमें ये नहीं पता हमारी पीक 2 लाख पे आएगी, 5 लाख पे आएगी, 10 लाख पे आएगी, 50 लाख पे आएगी, 1 करोड़ पे आएगी या 10 करोड़ पे आएगी। उन लोगों को मालूम है कि हमारी पीक 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख पे आ चुकी है और हमने इतनी मेडिकल फैसिलिटीज अरेंज कर ली हैं कि वो पीक के दौरान भी हम सस्टेन कर सकते हैं। हिंदुस्तान में उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने की सबसे बड़ी गैर जिम्मेदाराना और नॉन दूरदर्शिता से रहित जो सोच है वो यही है कि हमें अभी तक अपनी पीक का नहीं पता और हम ये मान के चल पड़े हैं कि हम तो आत्मनिर्भर हो गए हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स। हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। ये बात हमें माननी पड़ेगी कि हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। गवर्नमेंट ने कल या परसों बयान दिया है कि हमारे पास अराउंड 1.5 लाख के आसपास क्वारंटाइन बेड्स हैं, इतने हजार ऑक्सीजन बेड्स हैं, इतने हजार। फिर भी वो नंबर्स काफी नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं पता पीक कहाँ पे आएगी। पीक 10 लाख पे आ गई, मान लो पीक 1 करोड़ पे आ गई, 2 करोड़ पे आ गई। 2 करोड़ बेड्स हैं क्या आपके पास? अमेरिका की 1 लाख से ज्यादा डेथ क्रॉस हो गई है, आप वो देख रहे हो। दूसरी चीज ये है कि वो लोग एक प्लान के साथ चल रहे हैं, हम लोग एक प्लान के साथ नहीं चल रहे। हम अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं, वो भी आधा पचाता फॉलो कर रहे हैं। ये बात में एक फर्क है। उन लोगों में से हर एक ने जो लॉकडाउन, खासतौर पे ब्रिटेन अब जब लॉकडाउन खोल रहा है तो वो ये स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर रहा है कि ये चीजें खुलेंगी, ये चीजें नहीं खुलेंगी। अमेरिका को मत देखिए, अमेरिका की डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमी है यूरोप से। अमेरिका में वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो अब इकोनॉमी की वजह से मरने शुरू हो गए हैं, तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि यार वैसे मर रहे हैं, वैसे मर रहे हैं, मेरा तो इलेक्शन का टाइम है, अगर लोगों की इकोनॉमी नीचे जाएगी तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। ट्रम्प साहब का अलग लॉजिक है। अब आप अमेरिका को मत देखिए, आप यूरोप को देखिए। यूरोप के सारे कंट्रीज धीरे धीरे खोल रहे हैं। इवन इटली, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी, ये लोग टूरिज्म भी खोल रहे हैं, तो फेजेस में खोल रहे हैं। तब खोल रहे हैं जब इनको ये पता है कि हाँ ठीक है, अब सिचुएशन पे हमने काबू कर लिया, हम इस टाइम पे जुआ खेलने की स्थिति में नहीं है। ये 2 मेन प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ की सोच में, कि हमारे पास ना तो लॉकडाउन की प्लानिंग है, ना हर्ड इम्यूनिटी की प्लानिंग है। बिल्कुल, हम कहाँ चूक गए हैं, पहले हमसे कहाँ चूक हुई और अभी भी हम कहाँ गलती कर रहे हैं, इस पर मैं जरूर आपसे बात करूंगी। रोहित जी, सीमा गिल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीमा जी, आप कैसे देख रही हैं इन सभी हालात को कि अब यहाँ पर जो है सिर्फ राजनीति भर रह गई है इस पेंडेमिक को लेकर के भी, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं सोच विचार रही कर रही है कोई भी सरकार, चाहे केंद्र हो या राज्य हो? बिल्कुल कायनात, एक तो मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात जो रोहित जी कह रहे थे अभी, वो ये है कि हमारे
यहाँ पर भी कस्टमाइज करने की जरूरत है चीजों को। जैसे बार्बर शॉप का उन्होंने एग्जांपल दिया, बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल है ये, कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं या कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपका संपर्क ज्यादा होता है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो चीजों को जब आप लॉकडाउन को फ्री हैंड करने की बात कर रहे हैं, उसमें से कुछ छूट देने की बात करें, तो आपको ये कस्टमाइज करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे प्रोफेशन है, कौन से ऐसी लोकेशन है जिसपे आप थोड़ी रिबेट दीजिए। दूसरा कि मैं एक बात से थोड़ा सा रोहित जी की बात से असहमत हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ की जो परिस्थितियां हैं और यूरोप और अमेरिका की परिस्थितियों से भिन्न है। क्योंकि हमारे यहाँ का जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा है, उस हिसाब से जो हमारा एवरेज जो मेडिकल फैसिलिटी है वो ऑलरेडी बहुत कम है। तो हम उस लेवल पे तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे अभी। आज अगर मैं बात करूं, आज से 10 साल बाद हो सकता है कि हम उस तरह की परिस्थितियों में बात कर सके, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि आप उस लेवल पे बात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जिस तरीके से एक जिम्मेदारी वाली जो बिहेवियर जो सरकार की तरफ से और सिस्टम की तरफ से आ रहा है वो कहीं मिस दिख रहा है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है राजनीतिक विल की और ब्यूरोक्रेट्स की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं मिस होती नजर आ रही है। एक हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सरकारी सिस्टम है वो है। अगर वो भी प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, तो फिर क्या, किस पे आप कहेंगे? जो मेडिकल फैसिलिटी में हम बहुत पीछे हैं तो हम उस पर क्या बात करें? जो चीज हमारे पास है नहीं उसको पैदा करने की बजाय जो हमारे पास ऑलरेडी है उस पर हम किस तरीके से काम करें ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट दे सके इस परिस्थिति में। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। आपने, जब हम स्टार्टिंग में थे, जब हमारी दूरदर्शिता का ये एक उदाहरण है कि हमारी दूरदर्शिता की कितनी कमी है हमारे सिस्टम में, पॉलिटिकली जो लॉबी है उसमें, कि आपके पास जब बहुत कम नंबर थे तब आपने एकदम से लॉकडाउन कर दिया, जबकि आप हो सकता था उस टाइम पे कि धीरे धीरे आप लोगों को इधर से उधर मूव कर सकते थे, कि आपके पास 2-3 महीने का टाइम लगेगा। आपके पास उतनी दूरदर्शिता है ही नहीं कि आगे ये बढ़ के कितना बड़ा हो सकता है। अब जब नंबर बहुत बढ़ गए तब आपने रेलवे खोल दिए, सब कुछ खोल दिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए था उस पर कोई काम नहीं हुआ। ट्रेन जैसी जो पैसेंजर को इधर से उधर ले जा रही है, उस परिस्थिति में भी आप पूरी तरीके से राजनीति कर रहे हैं। आपके जितने भी जो डिस्टेंस के जो नॉर्म्स है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। साथ में आपका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके इस वक्त पे सारे नंबर्स एक्टिव होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अभी जो दिख रही है वो मिस कोऑर्डिनेशन की दिख रही है। एक स्टेट कुछ यहाँ पर तैयारी कर रहा है, पॉलिसी बना रहा है, दूसरा स्टेट उससे इधर ही कुछ अलग ही जा रहा है। साइनाथ खाली पॉलिसी बनाने की, आई मीन मिस कम्युनिकेशन की नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की इतनी भारी कमी है। आपका जो ब्यूरो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका जो स्टेट लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें अगर आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करेंगे तो आम आदमी किसके पास जाए? आप अगर आज किसी नंबर पे फोन मिलाते हैं और वहां से अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आता तो आपके पास कोई चारा नहीं बचता, फिर अपने विवेक से आप काम लेंगे। और एक आदमी की विजडम कितनी है एवरेज हिंदुस्तान में आप जानते हैं, वो फिर अपने हिसाब से गलत तरीके इस्तेमाल करेगा जिसका भरपाई पूरे समाज को करना पड़ेगा। तो आज सबसे ज्यादा जरूरत है सरकार की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, आप हमको पैसे मत बांटिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त कर दीजिए, अकाउंटेबल कर दीजिए, और आपकी जितनी हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए आप कटिबद्ध कीजिए कि आपकी ये जिम्मेदारी, अगर आपके एरिया में कोई भी चीज नहीं होती है तो आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो ये हालात और खराब होंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बारिश आने वाली है और बारिश आने में ये चीजें और ज्यादा खराब होंगी, नंबर्स और ज्यादा बढ़ेंगे। और जब नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और ये जो बहुत बड़ा नंबर जो अब गाँव में चला गया है, जो माइग्रेट लेबर का एक नंबर जो मूव हुआ है, ये मौसम में बदलाव कितना ज्यादा इस महामारी को जो है फैलने में और वो मददगार साबित होगा या इसको रोकने में होगा, इस पर मैं चाहूंगी रोहित जी थोड़ा सा आप रोशनी डालें। क्योंकि पहले ये बात हो रही थी कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये वायरस जो है अपने आप ही निष्क्रिय होता चला जाएगा, इसका असर खत्म होता चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर गर्मी भी बढ़ रही है, लेकिन गर्मी के साथ में केसेस भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब जैसा सीमा जी ने जिक्र किया कि मानसून आएगा, मानसून के साथ में ये और तेजी के साथ बढ़ेगा, तो क्या वाकई में इस मौसम के चक्र का इसका प्रभाव सीधे तौर पर पड़ेगा यहाँ पर इसके फैलने में भी? देखिए कायनात जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं सीमा जी की एक बात पर छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा, अगर इजाजत दें तो आप। जी। सीमा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि यूरोप के मुकाबले हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इसको हम कई बार आपके चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं, जी। कर चुके हैं, सॉरी।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण। रोहित जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी हेलो, जी आप जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, कहिए। सॉरी, बीच में कोई और कॉल आ गया। तो हम ये बात समझ रहे हैं कि यूरोप से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज में बड़ा फर्क है। इसीलिए जब यूरोप खुलने की बात कर रहा है, उस समय हम खुलने की बात नहीं कर सकते जब तक कि हमें ये भरोसा ना हो जाए कि केसेस का लेवल उतने लो स्तर पे आ चुका है पीक के बाद कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वो केसेस बड़ी इजीली हैंडल हो जाएंगे। हम यूरोप को देख रहे हैं कि यूरोप इस टाइम खुल रहा है, वो फ्लाइट शुरू कर रहे हैं, ईजी जेट ने शुरू कर दिया है, रायन एयर शुरू कर रहा है, ब्रिटिश एयरवेज ने कुछ एयरपोर्ट से शुरू कर दिया है। तो चलिए भाई, हम भी शुरू कर देते हैं ये फ्लाइट्स। और टूरिज्म वो कर रहे हैं, उन लोगों ने 1 जून से स्कूल की बात शुरू कर दी है, तो हम भी कर देते हैं। हमें ये समझना बड़ा जरूरी है कि जो उनके पास है वो हमारे पास नहीं है, और जैसा सीमा जी ने कहा, शायद अगले 10 या 15 साल में होगा भी नहीं। तो हमें अपने देश के हिसाब से टेलर्ड पॉलिसी बनानी जरूरी है, जिसका सीधा इंफ्लुएंस ये है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अभी और आगे तक रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम उनकी तरह पीक पे पहुंचे तो हमारे पास लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रोहित होगा। जी, क्या इसी तरीके का लॉकडाउन जैसा लॉकडाउन 4 हमने देखा कि यहाँ पर कई रियायतों के साथ में, और खास तौर पे स्टेट गवर्नमेंट को ये अब अधिकार दे दिए गए कि वो अपने हिसाब से चीजें तय कर लें कि उन्हें क्या खोलना है, क्या बंद रखना है, कितनी कहाँ पर छूट देनी है। तो इस व्यवस्था में आप कितनी कमी और खामी देखते हैं? आपको लगता है कि लॉकडाउन 4 के दौरान जो यहाँ पर 5 जोन्स में बांटने की बात की गई थी, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है? जी कायनात जी, ये दोनों ही टोटली गलत पॉलिसीज थी। मैं पहले भी आप ही के प्रोग्राम पे दोनों पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर चुका हूँ और उसका लॉजिक भी दे चुका हूँ। जो सरकार ने पहले रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाए थे, दिल्ली रेड जोन में था, गुड़गांव ग्रीन जोन में था। सरकार, सॉरी, ऑरेंज जोन में था गुड़गांव। सरकार ने फिर कहा कि जी जहाँ पे केसेस बढ़ेंगे हम उनको ऑरेंज से रेड और ग्रीन से ऑरेंज या ग्रीन से रेड कर देंगे। गुड़गांव में केसेस उस समय 70 के आसपास थे। आज की डेट में गुड़गांव में लगभग 250-300 केसेस हैं। उसके बाद भी गुड़गांव का कोई स्टेटस किसी को नहीं पता कि वो रेड है या ऑरेंज है। फिर सरकार ने कहा कि जी हमने 5 जोन बना दिए हैं, अब स्टेट लेवल पे स्टेट डिसाइड करेगी। क्या स्टेट ने गुड़गांव को रेड जोन बनाया, हाँ या ना? किसी को नहीं पता इस बात का जवाब। इस बात को ऑलमोस्ट 17 मई से देख लीजिए कितना समय हो चुका है, वो पॉलिसी फेल हो गई है। सेम सरकार ने जो पॉलिसी बनाई कि स्टेट डिसाइड करेगी, स्टेट ने डिसाइड किया, कभी डिसाइड किया कि हम बॉर्डर सील कर देंगे, कभी डिसाइड करते हैं हम बॉर्डर खोल देंगे। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हवाई जहाज से जो लोग आ रहे हैं उनको गवर्नमेंट ले रही है, उनके बारे में अब कल कह दिया कि हम उनको क्वारंटाइन भी नहीं करेंगे, लेकिन जो दिल्ली से कार चला के आ रहा है उसको कहते हैं हम आने नहीं देंगे। ये अजीब अजीब से पैराडॉक्स पॉलिसी, बार्बर शॉप्स ओपन हो रही हैं, और उधर से आप कह रहे हो कि जी कार पे आओगे तो दिल्ली बॉर्डर पे आपको रोक लिया जाएगा, सड़कें खोद दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की इमेच्योरिटी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इमेच्योरिटी है। हमारे आईएएस ब्यूरोक्रेसी को और दुरुस्त होना पड़ेगा, हमारे पॉलिटिकल फैब्रिक को और दुरुस्त होना और पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमने पूरी तरीके से जो अभी हमें जिस वर्ग की बात सुननी चाहिए थी, हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिक, उनकी बात को हमने दरकिनार कर दिया है। सिर्फ हम यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी की बात को ही देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जबकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत हमें हमारे वैज्ञानिकों की बात सुनने की थी, उनसे सलाह मशवरा करके चीजों को या पॉलिसीज को बनाने की जरूरत थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इस बात से बिल्कुल पूरी दुनिया में यही बात चल रही है। सिर्फ अमेरिका इस टाइम पे साइंटिस्ट की बात फॉलो नहीं कर रहा, और उसका रीजन पॉलिटिकल है, क्योंकि वहां पे इलेक्शंस होने हैं। ट्रंप इस टाइम पे अपना वोट बैंक को नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, वो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है उस कंट्री की। उसके अलावा जितने भी कंट्रीज आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने कितना अच्छा हैंडल किया, न्यूजीलैंड ने कितना अच्छा हैंडल किया, सिंगापुर ने कितना अच्छा हैंडल किया। सिंगापुर की यूनिवर्सिटी ने पीछे अभी एक स्टडी निकाली है जिसमें उन्होंने सब कंट्रीज के बारे में बताया है कि ब्रिटेन में वो कह रहे हैं सितंबर मिडल के बाद कोरोना जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। अमेरिका में वो कह रहे हैं नवंबर मिडल तक हो जाएगा। क्या हिंदुस्तान के पास ऐसा कोई डेटा है कि ये सब कंट्रीज खुल रहे हैं क्योंकि इनके बारे में एक स्टडीज कोई आई हैं? क्या हमारे पास कोई साइंटिफिक डेटा है? क्या हम साइंटिस्ट की बात, डॉक्टर्स की बात, टेक्नीशियंस की बात सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे तो इसका मतलब जो अगर आप एमपी बन गए हो या एमएलए बन गए हो या आईएएस बन गए हो या आईपीएस बन गए हो तो आप ही एक्सपर्ट हो गए हो कोरोना के। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ जो आपने पहले पूछा था, मौसम की वजह से। वो एक बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो इस समय हर इंसान के दिमाग में घूम रहा है। देखिए, शुरू से जैसा आपने कहा, ये एक सोच थी, दो स्कूल्स ऑफ थॉट थे। एक स्कूल ऑफ थॉट ये था कि मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता कोरोना के ऊपर। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये मान के चल रहा था कि गर्मी का कुछ फर्क पड़ता है, गर्मी और हवा का, जो ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट नहीं, ड्राई हीट है। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट में था जो ये मानता था कि ड्राई हीट और हवा वाले मौसम में कोरोना इतनी स्पीड से नहीं फैलेगा जितनी स्पीड से वो वेट मौसम और थोड़े कोल्ड एंड डैम्प मौसम में फैल सकता है। मैं आपको अपना लॉजिक देता हूँ। मुझे नहीं पता वो लॉजिक पूरी दुनिया मानेगी कि नहीं, बट मेरा अपना लॉजिक मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, काफी स्टडीज हुई हैं जिसमें साइंटिस्ट ने और सब लोगों ने ये प्रूव किया है कि जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो माइक्रो ड्रॉपलेट्स में भी कोरोना निकल कर काफी कुछ मीटर तक जाता है, 2 मीटर तक जाता है। और अगर उस समय कोई 2 मीटर दूर आपसे खड़ा हो तो वो उस तक चला जाता है। अब अगर हवा चल रही है आपसे उस इंसान तक और वो इंसान 2 की जगह 3 मीटर दूर खड़ा है, तो भी वो माइक्रो ड्रॉपलेट्स उस तक ट्रेवल कर जाएंगे। जैसे इस बारे में एक और नई स्टडी आ गई है कि सिर्फ 6 फीट ही नहीं 20 फीट तक जो है कोरोना जा सकता है। करेक्ट, ये उसी बात पे बेस्ड है। और इस बात का मैंने काफी मार्च में ही डाउट उठा दिया था अपने पहले इंटरव्यू में ही कि ऐसा होने वाला है। तो वो उसी हवा की वेग की तरह है। उसी तरह अगर हवा का वेग उल्टा चल रहा है तो वो दूरी कम हो जाएगी। तो ये उसका लॉजिक है। उसका कारण ये है क्योंकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सूक्ष्म डस्ट के पार्टिकल्स पे बैठ जाते हैं, या सूक्ष्म माइक्रो ड्रॉपलेट्स जो वेट वेदर में या डैम्प वेदर में या रेनी सीजन में होते हैं, उन पे माइक्रो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उन पे बैठ जाते हैं। तो वो माइक्रो ड्रॉपलेट्स उसको ट्रेवल करवा सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, ड्राई वेदर है, डस्ट नहीं उड़ रही, तो कोरोना के पास कुछ बैठने के लिए हवा में नहीं है। और अगर तेज हवा चल रही है और छींकते समय आपके सामने कोई नहीं है, मान लो किसी व्यक्ति को कोरोना था, उसने छींका, 15 मिनट पहले हवा में वो ड्रॉपलेट्स तैरे और 15 मिनट बाद मैं उस स्ट्रीट से गुजरा हूँ, तो अगर हवा चल रही है तो 15 मिनट में हवा ने उन ड्रॉपलेट्स को स्कैटर कर दिया होगा। तो वहां वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होंगे। खतरा वहां होगा जहां मैं डायरेक्टली उसके सामने खड़ा हूं, या जहां मैं एक रूम में या एक ट्रेन में या एक बस में या एक कार में उसके साथ सफर कर रहा हूं, जिसमें रिसर्कुलेटेड एयर वही की वही एयर रिसर्कुलेट हो रही है। जहां फ्रेश एयर स्पीड से बह रही है, वहां पे वो माइक्रो पार्टिकल्स डेप्थ पे हैं, वो ड्राइव अवे कर ड्रिफ्ट अवे होकर स्कैटर हो जाएंगे। तो मेरा ये लॉजिक था शुरू से। इसी तरह बरसात में हम ये देखते हैं कि सारी वायरसेस और बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ जाता है, क्योंकि पहली बात तो हाइजीन लेवल कम हो जाता है, स्टैग्नेंट वाटर आ जाता है, मॉस्किटोज आ जाते हैं, इन सारे पार्टिकल्स को वेक्टर्स मिल जाते हैं। एक लॉजिक तो ये होता है। दूसरा लॉजिक मैंने आपको माइक्रो ड्रॉपलेट्स का दिया। कोरोना का ये पहला सीजन है जिसमें हम बरसात देखेंगे, तो पूरी तरह से 100% ये कहना मुश्किल है, लेकिन लॉजिक के हिसाब से आशंका इस बात की बनी हुई है कि केसेस और तेजी के साथ बढ़ेंगे, संक्रमण। सीमा जी, जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूंगी, जरा बता दें कि क्या अब यहाँ पर, जैसा अभी रोहित जी ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि गुड़गांव के अंदर ही, गुरुग्राम के अंदर ही अब 200 से 300 केसेस जो है वो हो चुके हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि वो रेड जोन में है, ऑरेंज जोन में है या किस जोन में है। तो क्या अब यहाँ पर हमने चीजों को सिर्फ इसलिए छुपाना शुरू कर दिया है सरकारों ने या प्रशासन ने कि हमें अपनी इकोनॉमी को स्टार्ट करना है और हम अब किसी भी कीमत पर उसे रिस्क में नहीं डाल सकते? बिल्कुल कायनात, मेरा ऑब्जर्वेशन व्यक्तिगत तौर पे ऐसा ही कुछ है कि आप सिर्फ आंखें मूंद लीजिए, बिल्ली आपके सामने बैठी है और आप कबूतर की पोजीशन में, आप आंखें मूंद लीजिए, सिर्फ आप देख नहीं रहे हैं बाकी, लेकिन बिल्ली आपके सामने है। ठीक वैसे ही मुझे लगता है सरकारें काम कर रही है। उनको लग रहा है कि अर्थव्यवस्था की जो हालात है उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां डेवलप हो गई हैं तो उस पर आपको काम करने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कोरोना के लिए कुछ ऐसे इंतजाम करें कि आप उसको भी कंटिन्यू कर सके, आप जिस तरह की बिल्कुल, यहाँ इस वक्त दोनों ही तरह की चुनौतियों से निपटना है, भूख और बीमारी,
कैसे इन दोनों को बीच में तालमेल बना करके चलना है, सरकार कैसे यहाँ पर लोगों की दोनों से ही रक्षा कर सकती है, सुरक्षा कर सकती है, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे भी हमें आपकी इस राय की जरूरत पड़ेगी। आप जिस तरीके की अपनी बात यहाँ पर इस विषय पर रख रहे हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है इस वक्त में कि हम जो हैं किन हालात से इस वक्त गुजर रहे हैं और किन हालात में हम प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त जो केसेस हैं, संक्रमण की दर है वो तेजी के साथ बढ़ रही है, लेकिन सरकार के जो कदम है वो अब उतने सख्त दिखाई नहीं दे रहे हैं जितने वो शुरुआत में दिखाई दिए थे और जितनी यहाँ पर संभावना जताई गई थी कि इससे हम काफी हद तक जो है हालात पर काबू पा लेंगे, लेकिन हालात आज भी बेकाबू हैं। लॉकडाउन 5 होगा या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। होगा तो कैसे होगा, उसका पूरा आधार कैसा रहेगा, कैसी उसकी सूरत रहेगी, क्योंकि जब लॉकडाउन 4 हुआ था तो ये कहा गया था कि पूरी तरह से बदली हुई सूरत है। सूरत तो बदली, लेकिन यहाँ पर जो हालात थे वो ज्यादा नहीं बदले। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।